सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे इस जल प्रलय में पाठ, जो कि हमारी 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। हमारी जो किताब है कृतिका, उसके अंदर ये पाठ संकलित है। तो आज हम ये पाठ करते हैं। इस पाठ के अंदर क्या है? इस पाठ के अंदर ये जो पाठ है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, जो कि उन्होंने एक ऋण जल धन जल नाम का एक उन्होंने रिपोर्टाज लिखा है और उसी के अंदर से इस पाठ को लिया गया है। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन उन्होंने किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी हैं। उस कठिन आपदा के समय मानवीय व्यवस्था कि भाई मानव किस तरह से विवश हो जाता है, उसको इस पाठ के अंदर दर्शाया गया है। किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उसे जाबिर हुसैन ने उनको संपादित किया था साक्ष्य पत्रिका के अंदर। नदियों की आग विशेषांक में भी उन्होंने इस जल प्रलय में शीर्षक को संकलित किया था और ये जो पाठ है ये वहीं से लिया गया है। तो हम देखते हैं कि इस पाठ के अंदर किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, कैसा इस जल प्रलय का वर्णन उसके अंदर हुआ है कि जल की क्या प्रलय होती है। प्रलय यानी जो बाढ़ आती है, बाढ़ को मौत का तरल दूत कहा है पाठ के अंदर। तो अब हम अपना पाठ करते हैं कि लेखक बताते हैं कि कहाँ से शुरू होता है। कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह यानी शरण आड़ लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, जो भूमि बोई नहीं जाती उसको परती कहते हैं, पर गाय बैल भैंस बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगा लेते हैं। विभीषिका यानी भयंकरता का। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। लेखक का जो गांव है, लेखक के गांव के अंदर बाढ़ नहीं आती। जब बाढ़ आती है तो उस समय इनके गांव में बहुत से लोग आकर बस जाते हैं। बहुत से पशु भी वहाँ पर घूमते हुए नज़र आते हैं। तो कहता है कि ऐसी जगह पे जन्म लेने के कारण मुझे तैरना नहीं आता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता, रिलीफ वर्कर की हैसियत से मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार भी मैंने पाया है। धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन, कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, फंसने, भोगने का अनुभव कभी भी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार हम बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा और पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सिलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए हैं। प्लावित यानी पानी आ गया है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से घिर गया है। कि यूँ सूचना बांग्ला के इस वाक्य से मिली, जानो गोलघर
डूबे छे। और 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए भी शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शा वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस तो अबले पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए और साथ ही नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्य में स्वगोक्तोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। यानी देखो, इसमें अनवरत का मतलब है कि निरंतर लगातार, अनगढ़ बेतुकी, और स्वगतोक्ति का अर्थ है कि अपने आप में कुछ बोलना, कि इन बातों से हम कभी बोर नहीं हुए थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और भी पैदल लोग बहुत देखने को मिले। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा छाती भर से, और वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया है, डूब गया है, बह गया है। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सब है प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले, यानी अस्पष्ट से शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा कैरेट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में, यानी प्रार्थना भरे स्वर में कहा, लोटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी का तेज धारा का लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान में रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े रहे थे और दशहरा रामलीला के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते थे उतने कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी सामग्रियां धीरे धीरे गहरी कावरण, यानी गहरे रंग की होती जा रही थी। पानी जो है वो गहरे रंग का आ रहा था, इसलिए आच्छादित यानी ढका हुआ हो रहा था। हरियाली पर सनई सनई पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार और कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रकाशित हो रहा था कि पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे, यानी सुनने की उत्सुकता में, उत्कीर्ण का मतलब है सुनने की उत्सुकता में वहाँ पर खड़े थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता था। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा था और मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए और यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। पानी देखकर लौटते हुए आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान को ऊपर ले जाया जा रहा था। रिक्शा, टमटम, टेम्पो आदि सामान से लदे जा रहे थे। पान वाले ने आदमकद आईने में इतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें
मुरमुरी नज़र आ रही थी। मुझे लगा कि हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठट्ठा कर हम पर हंस सकते हैं। जरा बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ों की बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। विस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है कि इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल राजेंद्र चौराहे पर कि लोग वहाँ पर ऐसी बातें कर रहे थे। मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ। क्या क्या ले लूँ? हेडली चेज या एक सप्ताह की फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाले कोई सचित्र किताब। मुझे एक तरह की किताबों को उलटते पुलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंच ही गया था। जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर की घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी और हमारे गोलंबर के पास कोई आवाज़ चारों ओर बड़े ब्लॉक की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होकर सिनेमा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहीं पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती और पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती, भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो कि अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे बंधु, मितवा मितवा, इस तरह से गाता हुआ गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का ऐलान किया जाने लगा। भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर तक आ जाएगा और कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा कि गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ तो होने की पता ही नहीं चलता, लेकिन अंदाज़ा है कि 1-2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन की एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का यही हाल है, मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता ही नहीं चलता कब आधम के। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाया जाने लगा। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था कि एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ और पीर मुहानी और सालिमपुर अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही थी। 1-1:30 बजे रात को पानी राजेंद्र नगर में पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कहीं कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत्त। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर चलचित्र की बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी यानी तब पूर्णिया का कटिहार जिला। इस इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ में पीड़ित क्षेत्रों में हम नाव पर जा रहे थे और चारों ओर पानी ही पानी। एक द्वीप में बालूचर दिखाई पड़ा कि बेतरतीब दृश्यों की तरह उन्होंने यह लिखना शुरू किया कि 1947 में क्या घटना घटित हुई थी। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने से पहले मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ पर हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी शियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे और थे। भादुड़ी जी की हिदायत ही थी।
हर नाव पर पकाही गाँव पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों से भी घाव हो जाते हैं कि दवा दिया सिलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ की जगह पकाही गाँव और दवा और दिया सिलाई की मांग जरूर होती थी। 1949 में उस महामानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव की कई बीमारियों को नाव में चढ़कर कैंप में ले जाया करते थे। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया और डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर यानी कुत्ता, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। परमान नदी के बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए और खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास हम सब पहुँचे तो ढोलक और मंजरी की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा कि एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया था और बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही का कि एक प्रकार का लोक नृत्य होता है, उसका नाम है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। घरनी यानी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मना कर राह से लौटाने गया है। और इस पद के साथ ढोलक पर धूर्त ताल बजने लगा। धागिड़ गिड़ चेक के चक धूम इस तरह से आवाज़ आने लगी और कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड से मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है और हम रिलीफ बांटकर ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। एक बार 1937 में सिमरवनी और शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई और उस समय बालचर यानी बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे हैं और जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर यानी जरविहार करने निकले हुए थे। गांव में नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली और थोड़ी मारपीट भी हुई। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया तो उस एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म को में देखे हुए कश्मीरी का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। जैसे नाव पर स्टोव जल रहा था, केटली चढ़ी हुई थी और बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा में नेस्कैफे पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो। हमारे ब्लॉक में के पास ही गोलंबर में नाव पहुंची तो अचानक चारों ब्लॉक की छतों से खड़े लड़कों ने एक साथ किलकिरियाँ, सीटियाँ और फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनित मंडरा कर गूंजती हैं। सो सब मिलकर स्वयं ध्वनि संयोजक और बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर रहे थे। उन फुहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत सुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था और नया तोरी मंझधारे होशियार काहो राम सिंगारे पनिया आ रहलो है, उहू न आ रहलो है।
2:30 बजे गए मगर पानी अब तक नहीं आया ही नहीं लगता है, कहीं अटक गया है अथवा जहाँ तक आना था कर रुक गया है। तटबंध पर लड़के और इंजीनियरों की जीत हो गई और शायद कोई देवी चमत्कार हो गया, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर ही था। चारों ब्लॉक से प्राय सभी फ्लैटों की रोशनियां जल रही थी, बुझ रही थी और सभी जगे हुए थे। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन कर रहे थे और मुझे अचानक अपने मित्रों और सब जनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल से घिरे जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। वो शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है। क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन परसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी यादें नहीं, बेहतर है आंख मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले गेहुए रंग के भेड़। आओ यहाँ तो ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी तो 5:30 बज गए थे। सवेरा हो चुका था। आ रह लो है पनिया, और कहा गया कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ गलो हो। राम सिंगार हो मोहन रामचरण अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में मुंह के झागे पेन लिए पानी आ रहा था। ठीक वैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने को एक दिन अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया और नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान में बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़ कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार का पानी कलरव कर रहा है और लहरों का नर्तक सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में आ गया है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट तेज, कितना तेज है? सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गल्लो। सामने की दीवार पर ईंट जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का भी काला हिस्सा डूब गया है। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता तो कहता है कि टेप रिकॉर्ड कर लेता। बाढ़ तो बचपन से देखता आया हूँ किंतु पानी का इस तरह से आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात को नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई और हमारे चारों ओर पानी नाच रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह चोरी हो चली। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो लेखक कहता है कि अच्छा है कि ना तो मेरे पास टेप रिकॉर्डर है, ना मेरे पास कोई कलम है, ताकि मैं कुछ भी रिकॉर्ड ना कर सकूं, क्योंकि इस भीषण दृश्य को मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता और ना ही मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ। इसलिए लेखक कहता है कि अच्छी बात है कि मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है, क्योंकि दुखद घटनाओं को रिकॉर्ड करके हमें आगे के लिए दुखी नहीं होना पड़ता है। लेखक का ये भाव है। इसीलिए लेखक चाहता है कि मैं इस घटना को, इस
बुरी घटना को याद दोबारा से देखकर अपने मन को दुखी नहीं करना चाहता। और लेखक ने इसको बीच में पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। और इस पाठ के अंदर बताया गया है कि हमें क्या क्या रखना चाहिए, कि बाढ़ अगर कोई भी ऐसी विपत्ति आती है तो हमें घर में किस तरह की चीज़ें स्टॉक करके रखनी चाहिए, जमा करके रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो ये बुरा समय होता है कि वो किस तरह से हम व्यतीत कर पाएँ। तो इसलिए लेखक चाहते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे पास ना तो कलम थी और ना ही मेरे पास कोई ऐसी